हेलो एवरीवन, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत का जो 29 नवंबर को हाफ ईयरली का एग्जाम होने वाला है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर को हल करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो। तो विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है, आरटीई का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है आरटीई। आरटीई का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, आरटीई का पूरा नाम हो जाएगा राइट टू एजुकेशन, अर्थात शिक्षा का अधिकार। आरटीई का पूरा नाम है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। आपको बस इतना ही इस क्वेश्चन में करना है। परंतु विद्यार्थियों, मैं आपको शिक्षा के अधिकार के बारे में थोड़ा और बताने वाला हूँ, ठीक है? तो सुनिए। तो शिक्षा का जो अधिकार है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A में है, जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम, ये जो आरटीई अधिनियम है, ये 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था, ठीक है? और 1 अप्रैल 2010 में इसे लागू किया गया था, ठीक है? जो आरटीई है, इसे 2010 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा की शुरुआत कब हुई? तो आपको बताना है कि मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए, मनरेगा की जो शुरुआत है वो 2 फरवरी 2006 में हुई थी, ठीक है? कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 में मनरेगा की शुरुआत हुई थी, जिसमें लोगों को 100 दिन का जो रोजगार है वो देने की बात की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जीएसटी का पूरा नाम हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे हिंदी में बोला जाता है वस्तु एवं सेवा कर। ये जो जीएसटी है, यह 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, जो कि भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए लगाया गया एक अप्रत्यक्ष कर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन है, ये 12th पॉलिटिकल साइंस 11th पॉलिटिकल साइंस का पूछा गया है। कई ऐसे क्वेश्चन है जो 12th और 11th पॉलिटिकल साइंस में हैं। तो जिन विद्यार्थियों के पास पॉलिटिकल साइंस है, उनके लिए इसमें बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण है, यह 18 मई 1974 को हुआ था। 18 मई 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। और कहां पर किया गया था? तो ये राजस्थान के पोखरण में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि पर कब और किन देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए? ये भी क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में आ चुका है। तो देखिए, ये जो सिंधु जल संधि है, इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर हुए थे। कब हुए थे? तो 19 सितंबर। ओके, 19 19 सितंबर को 1960 को किसके मध्य हुए थे? तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए थे। तो सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 के मध्य भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्माइलिंग बुद्धा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपको बताना है कि जो स्माइलिंग बुद्धा है, इसके बारे में आप क्या जानते हो? तो देखिए, स्माइलिंग जो बुद्धा है, वो भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसे पोखरण 1 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा, स्माइलिंग बुद्धा भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसे पोखरण 1 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में हरित क्रांति का अगुवा किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जो जनक है, वो कौन है? तो देखिए, भारत में हरित क्रांति का जो जनक है, वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। स्वामीनाथन को माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सूचना क्रांति का अगुवा किसे माना जाता है? तो भारत में सूचना क्रांति का जो अगुवा है वो राजीव गांधी और पित्रोदा को माना जाता है। पित्रोदा, ठीक है। तो भारत में सूचना क्रांति का जो अगुवा है वो राजीव गांधी और पित्रोदा को माना जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपीएल से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, बीपीएल का अर्थ है गरीबी रेखा से नीचे, जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक आर्थिक मापदंड है। तो विद्यार्थियों, ये जो सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, छोटे छोटे क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपके 29 नवंबर को आपके हाफ ईयरली एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज आने वाले हैं। आप बोलोगे कि हमने उस दिन इंफॉर्मेशन एसएसटी पर वो वीडियो देखी थी और उसी में से कई क्वेश्चन फंसे हैं, ठीक है। आप अवश्य मुझे याद करोगे। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको 29 नवंबर को देखने को मिलेंगे। तो विद्यार्थी, जो सेक्शन ए था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखने वाले हैं सेक्शन बी को, ठीक है। तो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, गुजराल सिद्धांत क्या है समझाइए। तो आपको गुजराल सिद्धांत को समझाना है, ये क्या था। तो देखिए, गुजराल सिद्धांत 1957 में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री आई के गुजराल द्वारा पेश की गई एक विदेश नीति है, ठीक है। जो गुजराल सिद्धांत है ये 1997 में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री आई के गुजराल द्वारा पेश की गई एक विदेश नीति थी, जो भारत और उसके पड़ोसियों के बीच संबंधों के लिए 5 सिद्धांतों का एक समूह है। यह सिद्धांत भारत पर जोर देता है कि वह पड़ोसियों के साथ संबंध बनाते समय एक तरफा रियायतें दे और आपसी बराबरी की बजाय सद्भावना और विश्वास पर आधारित हो, ठीक है। तो जो गुजराल सिद्धांत है ये 1957 में पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल द्वारा पेश की एक विदेश नीति है, जिसके जरिए जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बीच आपसी जो संबंध है उनको बेहतर बनाना है, ठीक है। तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीबीटी क्या है समझाइए। तो आपको बताना है कि डीबीटी क्या है, इसको आपको अच्छे से समझाना है। तो देखिए, डीबीटी का अर्थ है डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर, जो एक सरकारी योजना है जिसके तहत सरकारी सब्सिडी और लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जाते हैं। यह योजना 2013 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, भ्रष्टाचार कम करना और सरकारी लाभों को सीधे लोगों तक पहुंचाना है। तो देखिए, सीधे सीधे अर्थ में बोलूं तो डीबीटी एक ऐसी योजना है जिसके जरिए जो सरकार है जो सरकार जो सरकार अपनी स्कीम चलाती है, जिसके जरिए सीधे जो सरकार रुपए भेजती है वो डायरेक्ट लोगों के खातों में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसे ही डीबीटी योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपये खेत के डायरेक्ट किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। इसे ही ऐसी योजना को डीबीटी योजना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना राजपथ क्या है समझाइए। सूचना राजपथ का मतलब इंटरनेट या कोई भी ऐसा विस्तृत नेटवर्क है जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक तेजी से और सुरक्षित रूप से पहुंचाता है। इसे ही सूचना राजपथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा UIDAI का पूरा नाम आपको बताना है। तो देखिए, UIDAI क्या है। UIDAI एक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है जो सरकार के द्वारा विशिष्ट पहचान जारी करने के लिए स्थापित किया गया है। देखिए, UIDAI आधार कार्ड है, सिंपल भाषा में बोलूं तो एक ये आधार कार्ड है, जो आपका आधार कार्ड है ना, इसे ही UIDAI बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, ई गवर्नेंस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जिसमें नागरिकों को सरकारी सेवाएं और जानकारी प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की IECT का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्योदय अन्न योजना के बारे में आपको संक्षेप में जानकारी देनी है। तो अंत्योदय अन्न योजना भारत सरकार की एक प्रायोजिक योजना है जो सबसे गरीब परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी वाला भोजन प्रदान करती है। इसे दिसंबर 2000 में लॉन्च किया गया था और इसका लक्ष्य समाज के सबसे गरीब वर्गों को मानसिक रूप से 35 किलोग्राम
खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। योजना के तहत गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और चावल 3 रुपये प्रति किलो की दर पर प्रदान किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला समझौता कब और किन किन देशों के बीच हुआ था? तो देखिए, जो शिमला समझौता था वो भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को 1972 को हुआ था। यह समझौता 1971 के तहत भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद हुआ था, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाना और शांति स्थापित करना था। इस समझौते पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। तो इस प्रकार से हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर क्या है, समझाइए। जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। यह बहुचरणीय गंतव्य उन्मुख कर है जो प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है और वेट उत्पाद शुल्क सेवा कर आदि सहित कई अप्रत्यक्ष करों का स्थान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन से नवीन शब्द जोड़े गए? तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जो इस प्रकार हैं। पहला हो जाएगा समाजवादी, पहला शब्द जोड़ा गया था समाजवादी। और सेकंड शब्द हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पहला शब्द हो जाएगा समाजवादी, दूसरा शब्द हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा शब्द हो जाएगा अखंडता। तो आप तीनों को याद कर लेना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इस संशोधन ने संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया और राष्ट्र की एकता में अखंडता शब्द भी जोड़ा गया। तो इस प्रकार से तो सेक्शन जो बी था वो कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन सी को देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है सेक्शन सी का, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों को कम करना था या हटाना था, ताकि आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले और निजी व विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को अधिक खुला और प्रतिस्पर्धी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में आपको जानकारी देनी है। तो सूचना का अधिकार, जिसे आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है, अधिनियम 2005 भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक कानून है जो नागरिकों को सरकारी विभागों और सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है, जिससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। यह अधिनियम नागरिकों को भ्रष्टाचार से लड़ने की शक्ति देता है और सरकारी कार्यों, निर्णयों या खर्चों के बारे में जानने का अधिकार देता है। जो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब जानने का जो अधिकार है, इसके जरिए आप किसी भी सरकारी विभाग या सार्वजनिक विभाग में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, यही है आरटीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षेस सार्क पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। तो देखिए, पहले दक्षेस का पूरा नाम क्या है उसे देखिए। दक्षेस का पूरा नाम हो जाएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे सार्क भी बोला जाता है। दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। यह जो सार्क है, यह जो दक्षिण है, यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। कब की गई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को दक्षेस की स्थापना की गई थी। आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने का इसका उद्देश्य था। इसके सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार कार्ड की विशेषता का उल्लेख आपको करना है। तो देखिए, आधार कार्ड की मुख्य विशेषता में 12 अंकों की विशिष्ट संख्या। आपका जो आधार कार्ड होता है, जो आधार कार्ड नंबर है, उसमें आपको 12 डिजिट मिलेंगे, मतलब 12 नंबर आपके आधार कार्ड में होंगे। ठीक है,
बायोमेट्रिक डेटा के साथ जनसांख्यिकी की जानकारी का संयोजन, पहचान और पते का प्रमाणित होना, और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि प्रत्येक निवासी को केवल एक ही आधार मिले। यह एक ही सार्वभौमिक पहचान पत्र है। इसका उपयोग सरकारी लाभों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। तो इस प्रकार से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इस ऑपरेशन शक्ति ने भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में स्थापित किया। जो ऑपरेशन शक्ति है, इसने भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में स्थापित किया और दुनिया को अपनी सैन्य क्षमता का एहसास कराया। यह भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था। जो ऑपरेशन शक्ति है, यह भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था। ठीक है, तो भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण का नाम हो जाएगा ऑपरेशन शक्ति। और पहले परमाणु परीक्षण का नाम क्या था, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यह भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था। पहला 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम से हुआ था, और दूसरा परमाणु परीक्षण जो 1998 में हुआ, इसका नाम ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर्स क्या था, इसकी समाप्ति कैसे हुई। तो आपको पृथ्वी पर्स के बारे में बताना है, इसकी समाप्ति कैसे हुई। सबसे ज़्यादा मौज जो है वो पॉलिटिकल साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस के ज़्यादातर क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के ही इसमें पूछे जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी आप पॉलिटिकल साइंस वाले विद्यार्थियों से हेल्प ले सकते हो। ओके, तो देखिए, पृथ्वी पर्स भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों के शासकों को उनके राज्यों के भारत में विलय के बदले में दिया जाने वाला एक निश्चित वार्षिक भुगतान था। इसकी समाप्ति 1971 में 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से हुई, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने समानता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर इसे समाप्त कर दिया। जो पृथ्वी पर्स था, इसमें जो रियासतों के राजा थे उनको वार्षिक पेंशन दी जाती थी। तो इस वार्षिक पेंशन को इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, जो रियासतों के राजा थे उनको वार्षिक जो पेंशन दी जाती थी, इसे ही प्रीवी पर्स कहा जाता है। और इस प्रीवी पर्स को इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दिया था, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व की ओर देखो नीति से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, पूर्व की ओर देखो लुक ईस्ट पॉलिसी एक भारत सरकार की विदेश नीति है, जिसे पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना है, ताकि भारत एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित हो सके और क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलन में लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गरीबी रेखा क्या है, परिभाषित आपको करना है। तो देखिए, गरीबी रेखा एक न्यूनतम आय स्तर है जो किसी व्यक्ति को भोजन, कपड़े और आवास जैसी जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। यह वह सीमा है जिसके नीचे के लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए पात्र हैं या पात्र हो सकते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून को आपको समझाना है। तो देखिए, दल बदल विरोधी कानून 1985 के 52वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया एक कानून है। इसका उद्देश्य निर्वाचित सांसदों और विधायकों को पार्टी बदलने से रोकना है, ताकि सरकारों की स्थिरता बनी रहे और राजनीतिक दल बदल की वजह से बार बार सरकारें ना करे। जो दल बदल कानून है वो 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा पारित कर दिया गया, जो कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से है। अब देखिए, आपका सेक्शन डी है, इसे आप देख सकते हो, जो कि अंतिम है, लास्ट है। अब नेक्स्ट देखिए आप, भारत पाकिस्तान के बीच सन 1965 एवं 1971 के युद्धों का आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट है, इसरो का परिचय देते हुए इसरो की उपलब्धियों का आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत चीन संबंधों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझाना है आपको। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के विस्तार से आपको अच्छे से समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड एवं राष्ट्रीय डेयरी योजना के बारे में विस्तृत टिप्पणी आपको लिखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1991 की नई आर्थिक नीति के उद्देश्य स्पष्ट करते हुए इसके तहत किए गए उपायों की चर्चा कीजिए। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर था वो एकदम कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, ठीक है। और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।